नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारत में भी पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कई जगह रोहिंग्या मुसलमान शरण लिए हुए हैं। इन्हीं रोहिंग्या शरणार्थियों की खानाबदोश जिंदगी पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम मरेंगे तो दफना कहाँ होंगी, ये हम दिन भर ये भी सोचते हैं। बच्चों को कत्लेआम करने के लिए दिया था, माँ बहनों के ऊपर इस दिन इज्जत के लौटने के लिए दिया था। हमारा परिवार माँ बाप का था जो है वो कहाँ है क्या है हम लोग बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं है वहाँ पर था। अब मैं वायलेंस होने से पहले 2-4 दिन पहले बातचीत हुआ था मेरे से और इससे बात पता नहीं चल रहा कहाँ है। जब हमें कोई रिफ्यूजी बोलता है, जब हम रिफ्यूजी कार्ड को फॉलो करते तो हमें रोना आ जाती है। अपना दर्द बयां करते ये बदकिस्मत लोग वो हैं जिनका अपना कोई मुल्क नहीं। ये वो लोग हैं जिनके म्यांमार में बने घरों को जला दिया गया, इनके अपनों का इनकी ही नजरों के सामने कत्ल कर दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया रोहिंग्या मुसलमान के नाम से जानती है। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर बसी रोहिंग्या शरणार्थियों की इस बस्ती में ज्यादातर वक्त सन्नाटा पसरा रहता है। इन बस्तियों में अधिकतर मर्द दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और इन गलियों में चहलकदमी कर रहे बच्चों के शरीर पर कपड़े तक नहीं हैं और इन झोंपड़ों में इनकी माएं इंतजार कर रही हैं कि इनकी जिंदगी में एक ना एक दिन रोशनी जरूर होगी। म्यांमार सरकार 2012 से रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने में लगी है। रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार सेना की हिंसा को बड़ा जनसंहार माना जा रहा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत जहां इनकी सबसे ज्यादा आबादी है, आज वो इलाका आग की लपटों के बीच झुलस रहा है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पलायन कर रहे हैं और इस वक्त भारत में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी तौर पर ऐसी ही बस्तियों में रह रहे हैं। 24 साल के सिराजुल्लाह म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी हैं। पिछले 5 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। सिराजुल्लाह बताते हैं 19 साल म्यांमार में गुजार दिए, लेकिन जितना सुकून पिछले 5 सालों में उन्हें यहाँ हिंदुस्तान में मिला, उस सुकून की कल्पना करना म्यांमार में एक सपने जैसा है। सालों से वहाँ रहने के बावजूद उन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं दी गई, पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। अपनी इस हालत के लिए ये लोग म्यांमार की नेता आंग सान सू की को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसको तो दिया था शांति का नोबेल प्राइज, बच्चों को कत्लेआम करने के लिए दिया था, माँ बहनों के ऊपर इस दिन इज्जत के लौटने के लिए दिया था और बड़ी जो बुरे लोगों को इतने रास्ते में दर बदर करने के लिए गया था। हैवान की तरह है वो, बिल्कुल हैवान है। 1824 से 1948 के बीच करीब 125 साल म्यांमार में ब्रिटिश हुकूमत रही। इस दौरान बड़ी संख्या में अविभाजित भारत से म्यांमार में मजदूर बुलाए गए। तब इस पलायन को अंदरूनी पलायन कहा गया, क्योंकि तब ब्रिटिश हुकूमत म्यांमार को भारत का एक हिस्सा मानती थी। 1948 में म्यांमार को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए वो आजादी बस चंद कुछ सालों की थी। 1962 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ और रोहिंग्या मुसलमानों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। बर्मा के बुद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच चल रही इस हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा औरतें हुईं। सिराजुल्लाह की आंखें उन दर्द भरे लम्हों को याद कर भर आती हैं, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों का बलात्कार होते देखा, उनके बच्चों को जिंदा आग में जलते देखा। इतना हैवानी काम शुरू कर दिया था। क्या किया था? तो ये लोगों ने माँ बहनों की इज्जत को लौट कर, ये मैं क्या बताऊँ मैम, मैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं इसका कहने का कोई रास्ता नहीं है मैम। हमारी माँ बाप की बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा को रास्ते में। रोहिंग्या मुसलमान और म्यांमार के बुद्धों के बीच हिंसा साल 2012 से शुरू हुई। आज ये लोग 5 साल बाद अपने सबसे भयावह दौर से गुजर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों की सबसे ज्यादा तादाद बांग्लादेश और भारत में है।
भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ISIS के साथ हो सकते हैं। भारत सरकार के साथ ही बांग्लादेश सरकार ने भी यही अंदेशा जताया है। The government declared the Arakan Rohingya Salvation Army and its supporters responsible for acts of terrorism. रोहिंग्या शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब इस पर भारत में राजनीति भी तेज हो गई है। किसी भी रोहिंग्या को भारत में एसाइलम प्राप्त नहीं है और न ही किसी ने इसकी कोई एप्लीकेशन भी आज तक दी है। इसलिए ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी बताने की यह गलती कम से कम नहीं की जानी चाहिए। एक सेंसिटिव मुद्दा है और सेंसिटिव मुद्दा को राष्ट्रीय हित को देखते हुए जो कार्रवाई भारत सरकार को करना चाहिए वो कार्रवाई करेंगे। मिस्टर मोदी, जब तस्लीमा नसरीन रह सकती है तो क्या रोहिंग्या नहीं रह सकता यहाँ पर? जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी, सरकार के हलफनामा दाखिल करने के बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोप है कि यह आतंकी जुलाई 2017 में दिल्ली आया था और रोहिंग्या मुसलमानों के हालात का फायदा उठाकर उन्हें अलकायदा में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को देश के लिए खतरा बता रही है। जब हमने आतंक के मुद्दे पर रोहिंग्या शरणार्थी से सवाल किया तो सुनिए उसने क्या कहा। टेररिस्ट क्या है? टेररिस्ट किनको कहा जाता है ये दुनिया सोच रहा है? मैं गारंटी देकर बता पाऊंगा, कभी किसी ने हाथ ने एक कभी चाकू नहीं उठाया उन मासूमों को आज कह रहा है टेररिस्ट। ना पता है ना आता है, हम लोग यहीं पे हिंदुस्तान पे आकर टेररिस्ट का नाम सुन रहा हूँ। रोहिंग्या मुसलमान बीते कई सालों से दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में रह रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि देश विरोधी ताकतें इनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर इनका इस्तेमाल कर सकती है। 21 साल की शबीकुर नहार 3 साल के बेटे की मां है। 7 साल की उम्र में वो पहली बार रिफ्यूजी बनी। 12वीं पास शबीकुर नहार इस कैंप की सबसे पढ़ी लिखी औरत है। बर्मा में गुजारे बुरे वक्त को याद करते हुए बताती हैं कि बर्मा मिलिट्री ने उनके परिवार पर इस्लाम छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पूरा दुनिया में आज हमारे देश में भी सिर्फ हम रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इतना जुल्म है। हमें लगता है फिर भी आज हिंदुस्तान में भी हम रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या मुसलमान तो हमने खुद नहीं बना, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हिंदुस्तान में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजी रह रहे हैं। हम दिल्ली के श्रम विहार इलाके में बने एक रोहिंग्या कैंप पहुंचे। इन कैंपों की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी में भट्टी की तरह तपते इन झोपड़ों में पंखा झालती ये औरतें किसी सोच में डूबी रहती हैं। जहां गंदगी और बदबू के चलते सांस लेना तक दूभर है, वहां ये बच्चे खेलने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कितने बदतर हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पीने के पानी की किल्लत है। पीने के लिए सिर्फ खारा पानी है जो लोग मजबूरी में पीते हैं, और गर्मी इतनी है, लाइट की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही हैं वहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और जगह नहीं है जहाँ पर ये जाकर खेल सकें। अगर ये बीमार पड़ते हैं तो इतनी भी सुविधा नहीं है कि इनके इलाज के लिए कुछ किया जाए। इनके पास पैसे नहीं हैं, ये कहाँ जाएं, और बहुत ही गुर्बत भरी ये ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये उम्मीद है इस बात की कि भारत सरकार जो है इनकी जो मजबूरी है उसको समझेगी और भारत में रहने के लिए इनको इजाजत जरूर देगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गुर्बत भरी जिंदगी को दरकिनार कर अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जी जान से जुटे हैं, जिनका मानना है कि अपनी अस्मिता की इस लड़ाई को जीतने के लिए उनका शिक्षित होना बेहद जरूरी है।
मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसी पावर है जिससे मैं अपने कम्युनिटी के लिए लड़ सकता हूँ, अपनी कम्युनिटी को बचा सकता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान फिलहाल आतंकवाद के आरोपों और अपनी पीड़ा के बीच पिस रहे हैं। इनमें कुछ तो आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम इसकी सजा भुगतने को मजबूर है। ऐसे हालात में आंसू भरी आंखों में बस एक उम्मीद है कि भारत सरकार इनकी तकलीफ को समझेगी और म्यांमार में हालत स्थिर होने तक इन्हें यहाँ रहने की इजाजत देगी।